नर्मदे हर। तो दोस्तों, आज तारीख है 18 जनवरी और मेरा नर्मदा परिक्रमा का है 80वां दिन। तो आज मैं 80 दिन जो है वो पूरे कर लूँगा चलते चलते नर्मदा परिक्रमा के। मैंने कोई भी एक भी दिन पूरा विराम नहीं लिया है। पार्शली ज़रूर कुछ जगह थी जहाँ पे कि मैं सुबह जल्दी 10:30-11 बजे तक पहुँच कर फिर सारे दिन रुका हूँ बीच बीच में। जैसे कि सूलपानेश्वर था, धड़गांव था, दो मुझे याद हैं, और भी एक दो जगह थी शायद। तो सुबह जल्दी निकल के कहीं 20 किलोमीटर चले, कहीं 15 चले, कहीं 12 चले, लेकिन चले। तो कुल मिला के यही है कि 80 दिन हो जाएंगे आज, और इस महीने में मेरी परिक्रमा जो है वो पूरी हो जाएगी। इस महीने में, माने जनवरी में नहीं, लेकिन एक महीने के अंदर अंदर। बाकी कल जहाँ रुका था मैं, उस जगह का नाम था किसलपुरी। तो रुकने की ठीक व्यवस्था थी, मतलब बंद जगह थी आपके लिए, बट वहाँ पे थोड़ा सा पानी की समस्या थी और टॉयलेट की समस्या थी। तो ये समस्या तो अब कोई नई बात नहीं रह गई है। तो वहाँ पर पहले हेडपम्प था, वो बता रहे थे, लेकिन वो ख़राब पड़ा हुआ है कई महीने से, और वो कोशिश कर रहे हैं भाई कि सरकार के द्वारा वो सही हो जाए। ख़राब पड़ा है, उसका पानी चला गया शायद, ऐसा कुछ था। तो कुल मिला के यही था। तो नहाने के लिए भाई क्या था कि गांव के विपरीत दिशा में, जिधर मैं जाना था उसके अपोजिट साइड में करीब 1 किलोमीटर के दूरी पे एक हेडपम्प था। गांव निकल के बोल सकते हो आप, थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ रहा था। तो फिर सुबह उसका उपयोग किया, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। एक वो बोल रहे थे तालाब भी है कहीं, अब एक तीसरी ही साइड में। अब तालाब का पानी क्या ठहरा हुआ होता है और गंदा भी होने का चांस होता है। अंधेरे में जाना भी, फिर उधर पता नहीं क्या था, रास्ता कैसा था, कच्चा पच्चा। तो ये कम से कम रोड पर था, तो उसका उपयोग किया भाई, और बस आगे बढ़ लिए। तो मैं 6 बजे निकल लिया था, और अभी 7:25 हो रहे हैं। तो मैं लगभग 7 किलोमीटर चल लिया हूँ। 7 किलोमीटर से कम नहीं चला हूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल रुका नहीं हूँ। और ये कोई गांव आ रहा है, इसके बाद राई गांव आएगा। इसके पहले सक्का गांव निकल चुका है। सक्का गांव बोल रहे थे, वो थोड़ा बड़ा सा गांव दिख रहा था, तो वो निकल चुका है 2-3 किलोमीटर पहले। और जो बड़ी जगह आज हैं वो एक हर्रा टोला करके जगह है, जो कि 18-20 किलोमीटर थी वहाँ से, किसलपुरी से। और उसके शायद 12 किलोमीटर के आसपास और चलने पे एक जगह आता चाबी करके, चाबी। ये दोनों जगह बताई हैं कि दोनों जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि रुकने की व्यवस्था होती है। तो रुकना तो नहीं है मुझे, तो ना ही 18-20 किलोमीटर पे, ना ही 32 किलोमीटर पे कोई रुकने का विचार है। लेकिन एक विचार ज़रूर है कि इधर कहीं अगर व्यवस्था दिखी कपड़े धुलने की, उसकी काफ़ी आवश्यकता है। क्योंकि कल अगर यहाँ हेडपम्प पास वाला चालू होता तो धुलता, वो उधर रोड किनारे आप शाम को यूज नहीं कर सकते थे। तो कपड़े ज़रूर धुलने हैं आज, तो उसके लिए देखा जाएगा बीच में कहीं व्यवस्था बनती है तो। और भोजन का ऐसा रहता है कि भाई अगर है बना हुआ मिल रहा है तो देखेंगे, थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं दोपहर में। कल जैसे क्या हुआ था कि मैं निकल आया तो बीच में कोई आश्रम था नहीं, डिडोरी में अंदर आश्रम रहा होगा, वहाँ मैं गया नहीं। और फिर जब मुझे भूख सी लग रही थी, उसी वक्त एक बच्चा मुझसे, डिडोरी के 2 किलोमीटर बाद की बात है, ये लग रहा था कि कुछ खाने तो होना चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा। तो मेरे से पूछता है, साइकिल चला रहा था, बाबा बिस्कुट खाएंगे। मैं सोचा बच्चा पूछ रहा है, इससे क्या बोलूँ मैं, इसके पहले ही बोलता है मैं लाता हूँ। तो वो गया, तो मैं देखने लगा कहाँ जा रहा है, तो एक दुकान में चला गया, बड़ी सी दुकान थी। और जब तक मैं भी वहाँ पहुँच गया तो वो डिडोरी से करीब 2 किलोमीटर बाद में एक तिराहा जैसा बना हुआ था। तो बिस्कुट लाया। मैंने कहा किसकी दुकान है ये? तो बोलते हमारी है, पापा ने बोला है कोई भी परिक्रमा वाले बाबा निकलें तो उन्हें बिस्कुट दिया करो अगर मैं नहीं हूँ तो तो मैंने कहा ठीक है, मतलब वो सेवा करते थे। तो फिर मैं वहीं बैठा थोड़ी देर, दुकान के बाहर बैठने की पट्टी ऐसी बनी हुई थी, और बिस्कुट खाया, 10 मिनट विश्राम किया, फिर मैं आगे बढ़ गया था।
तो ठीक है, वो भोजन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। कल सुबह भी लड्डू खाने को मिल गया था, सब्स्टिट्यूट तो नहीं है देखिए। लेकिन भोजन दोपहर में वैसे भी ज़्यादा पेट भर के तो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि पेट भर के भोजन करेंगे तो चल नहीं पाएंगे। तो अगर कुछ मिल जाता है तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत खा लेते हैं, कभी कभी, कभी कभी नहीं खाते हैं। चलने के पर्पज़ से एक वक्त ही भोजन सही रहता है। वो अलग बात है कि कहीं आप ऐसे फंस जाओ कि एक वक्त फिर वो सही भोजन ना मिले या ना मिले, ऐसा होता नहीं है वैसे। अच्छा, इधर समस्याएं थोड़ी ज़्यादा तो हैं देखिए, वैसे ही समस्याएं नहीं हैं, सब चल ही रहा है। लेकिन ये भी थोड़ी बहुत दिख रही हैं कि आश्रम होते हैं वो छोटे होते हैं, उनमें पानी की व्यवस्था नहीं होती और कपड़े धुलने की समस्या आ रही है। इसका कारण क्या है? कल जो लोग व्यवस्था कर रहे थे वो खुद ही बता रहे थे कि देखिए ये क्षेत्र जो है, जो मैंने इधर से जाते में भी बोली थी, पिछड़ा क्षेत्र है और गरीब क्षेत्र है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। तो विविध समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है लोगों के पास तो वो धर्म कैसे करेंगे, एक चीज़ ये भी है। और आस्था भी उतनी नहीं है लोगों की, तो ये कारण से जो है इधर ठीक ठाक व्यवस्था आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। और मेरा ख्याल है कि ये जबलपुर के पहले तक या मंडला और जबलपुर के बीच तक आप मान सकती हैं कि ऐसा रहेगा। तो शायद अगले 4-5 दिन थोड़ा सा ऐसा ही रहे। ठीक है, जो भी है, जब तक देखेंगे कहाँ क्या कैसा है, अभी तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के आना होता है तो ये घाट का व्यू दिखता है। और ये मंडला की तरफ जा रहे हैं तो पहाड़ तो हो जाता है, कभी कभी चढ़ना उतरना पड़ती है। बाकी एक सज्जन ने कमेंट किया है कि वो नीमावर तक पैदल गए थे, फिर वो अपनी वाइफ के साथ में जो है उनने गाड़ी से परिक्रमा पूरी की। तो नीमावर के बाद में क्या सदाव्रत ज़्यादा मिलता है, अन्य क्षेत्र नहीं है, समस्याएं हैं, ऐसा बताएं। तो देखिए, नीमावर के बाद ऐसी कोई समस्याएं थी तो मुझे याद नहीं है। आप उसके लिए मेरे वीडियो देख सकते हैं पुराने। तो हर दिन की जहाँ से यहाँ की दूरी है तो वहाँ पे मैंने बताया होगा कहाँ रुका, क्या किया। बाकी जहाँ तक मुझे याद है, जबलपुर के बाद जब मैंने मंडला का रास्ता लिया था तो उधर थोड़ी बहुत समस्याएं थी। आदिवासी बेल्ट में इधर समस्याएं हैं थोड़ी सी, आप बोल सकते हैं अमरकंटक तक, और अमरकंटक से भी वापसी में भी कहीं मिल जाता है, कहीं सदाव्रत ही मिलता है। बाकी जबलपुर के पहले भी कुछ, कितने तक मुझे याद नहीं है, 100 किलोमीटर था, 200 था, जो भी था। तो उधर भी जब किनारे के रास्ते चल रहे थे, जहाँ खेत थे, बहुत छोटे छोटे गांव थे, तो वहाँ भी सदाव्रत था। कहीं कहीं अन्य क्षेत्र थे। तो निर्भर करता है आप कैसे मैनेज करते हैं उसे। लेकिन हाँ, सदाव्रत तो देखिए बीच बीच में मिलता ही है परिक्रमा में, हर जगह अन्य क्षेत्र नहीं मिलता है। ये है, अगर आप कितना भी अच्छे से प्लान करें जाएं, लेकिन आपको 20% तो सदाव्रत मिलेगा। तो 3-4 किलोमीटर तो हो गए हैं शायद। तो ये जंगल पहाड़ आएगा बीच में, थोड़ा सा पड़ेगा, थोड़ी चढ़ाई रोड के हिसाब से होती है जो, वैसी है। हो सकता है अब ढलान भी आ जाए। इतनी मोटी मोटी लौकी ऐसे डली है जैसे खाना खाने के बाद अच्छा पेट भर जाए और हम लोग जो लुढ़क जाए या कोई मोटा इंसान हो, वो तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। इतनी मोटी लौकी नहीं देखी मैंने, लौकी ही है शायद, ये बहुत मोटी है। लेकिन मोटी से याद आया कि भाई एक और फ़ायदा मैं आपको परिक्रमा का बताता हूँ, आप समझ तो गए ही होंगे।
कि अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप ओवरवेट हैं और आपने बहुत प्रयास कर लिए हैं वज़न कम करने के और आप नहीं कर पा रहे हैं, आप हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो अगर आप नियम से परिक्रमा करते हैं, पूरी पैदल परिक्रमा करते हैं, नियम से माने देखिए खाने पीने पे कंट्रोल तभी होगा जब आप नियम मानेंगे। अगर आप अनलिमिटेड पैसा खर्च करके कर रहे हैं तो आप हर होटल पे खाएंगे और फिर वही मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आप नियम से परिक्रमा कर रहे हैं तो गारंटी मैं देता हूँ इस बात की कि आपका वजन कम से कम 20 से 25 किलो कम हो जाएगा, जो कि आपको ओवरवेट से एवरेज करने के लिए काफ़ी होगा। तो अगर आप मान के चलिए 100 किलो के आसपास हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं कम करने, आप 70 से 75 पे आ जाएंगे, आप 75 किलो के आसपास तो आ ही जाएंगे आप। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आप करने की सोच भी रहे होंगे। और यहाँ पर आपको कोई हार्डकोर एक्सरसाइज भी नहीं करना है बहुत ज़्यादा, बस चलना है और चलना थोड़ा ज़्यादा है, आपको पुश कर के चलना है, लिमिट बढ़ा के चलना है। तो क्योंकि 3 साल वाली परिक्रमा में मुझे नहीं पता क्या होता होगा, लेकिन इस परिक्रमा की बात कर रहा हूँ मैं, जो 3-4 महीने में लोग एवरेज लगभग 4 महीने में जो पूरी करते हैं। तो बाकी मेरा एग्जैक्टली कितना कम हो चुका है अब तक तो मैं नहीं पता, मैंने वेट ही नहीं किया, बट मुझे पता है काफ़ी कम हुआ है। मैंने भी काफ़ी गेन किया था वेट पिछले 2-3 साल में, करीब मैंने गेन कर लिया था 15 किलो एक्स्ट्रा, 14-15 किलो एक्स्ट्रा, और ज़्यादा ही किया था शायद। तो उतना एक्स्ट्रा वेट गेन किया था जो, वो सारा का सारा तो जा चुका है, आई एम श्योर। और उसके और थोड़ा सा पहले पहुंच गया हूँगा मैं। एग्जैक्टली क्या है वो तो पता चलेगा एक बार पूरी हो जाए परिक्रमा। लेकिन ये जो वेट लूज होता है वो गेन भी बहुत ही क्विकली होता है अगर आपने अनलिमिटेड खाना फिर से शुरू कर दिया। और केवल खाने की बात नहीं है, हाई कैलोरी जो फूड है वो अगर आपने लेनी शुरू कर दिया, ऑयली बहुत ज़्यादा खाया जाके और बैठे रहे, तो गेन भी हो जाएगा। तो मेरे लिए वेट कंसर्न नहीं था, मेरा इतना भी वेट नहीं था, लेकिन अगर आप जो है उस कंट्रोल करने के लिए करते हैं, कंट्रोल हो जाता है, तो इसके बाद में कंट्रोल करिए रखिए। तो मेंटेन करना आसान होता है लूज करने की जगह, तो वेट लूज करना थोड़ा मुश्किल है, और आपका जितना है उतना रखना फिर भी आसान है अगर आप संयमित जीवन जिए। या तो संयमित भोजन करें, और या फिर जो है भोजन अगर कभी ज़्यादा करते हैं, कैलोरी ज़्यादा लेते हैं, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज या फिर वॉक वगैरह करते रहे। तो ये था आज का ज्ञान फिजिकल फिटनेस पे, जो कि आपको मिलती है नर्मदा परिक्रमा करने से, पैदल परिक्रमा करने से। और आगे जो गांव आएगा वो है हर्रा टोला, जो कि यहाँ से बचा है लगभग 7 से 8 किलोमीटर। और अगर मैंने नहीं बताया था तो ये राई गांव था, राई गांव, जहाँ पर कि एक होटल वाले सज्जन ने हमें चाय पिलाई, सुबह की पहली चाय पी हमने, और 10 मिनट करीब बैठे और फिर आगे बढ़ रहे हैं। और समय हो रहा है 8:57। धूप आज नहीं आई है, बादल हैं, ज़्यादा बादल नहीं है, ऊपर खुला दिख रहा है, लेकिन साइड में हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है आज। लेकिन फ़िलहाल तो हैं, और अभी हवा चलने लगी है तो फिर से ठंडी सी हो गई है। अभी थोड़ी ठंडक कम सी हो गई थी, लेकिन हवा चलने से ठंडक फिर बढ़ गई है। तो दोस्तों ये आ गया है हर्रा टोला गांव, और हर्रा टोला में भी आश्रम है बताते हैं, जो कि करीब 20 किलोमीटर था वहाँ से। तो अभी समय हुआ है, कितना हुआ है भाई, 10:30 बज गए। और आश्रम तो देखिए यहाँ पे ऐसा ही होगा जैसे कि बाकी जगह हैं, और इधर थोड़े से कम हैं, देखिए
रुकने की व्यवस्था भी ऐसे वहाँ से 20 किलोमीटर दूर था, तो अगर कोई वहाँ से आगे निकल आता तो फिर समस्या हो जाती। शाम को 1 घंटा बचता है तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। और इसका अगला जो है आश्रम है वो है चाबी में, जो कि यहाँ से 13-14 किलोमीटर और है। तो 13 किलोमीटर का ये लगा हुआ माइलस्टोन यहाँ पर सामने। तो अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा विश्राम करूँगा और देखूँगा भाई, और चाय वाय मिलती है तो ठीक है, नहीं तो विश्राम करेंगे और आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है हर्रा अन्न क्षेत्र, तो दिख तो खाली सा रहा है। मैं मालूम करता हूँ जाके क्या है। तो वही बाहर बच्चों से पूछा है मैंने, तो उन्होंने बोला अभी कोई नहीं है, तो आश्रम तो खाली है। तो फिर कहीं और बैठा जाएगा और फिर आगे बढ़ेंगे। तो वहीं बाहर कुछ बच्चे बैठे हुए थे स्कूल यूनिफॉर्म में, आसपास स्कूल होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कोई रहता नहीं है, तो उन्होंने बताया कि बाबा रहता था, अभी कुछ दिन से बाहर गया है कहीं। तो फिर मैंने पूछा कि कोई रुकते होंगे परिक्रमावासी, तो उनको भोजन वगैरह, तो बोले बाबा ही नहीं है तो भोजन कौन देगा। तो बोले रुक सकते हैं, ये रुक जाती हैं कभी कभी कोई। तो वहीं सामने पंचायत भवन था, उसका चबूतरा था बाहर, चबूतरा से बना रखा था, तो छोटा सा, तो उसी पे फिर मैं बैठा थोड़ी देर और अब आगे बढ़ लिया हूँ। कहीं और बैठूँगा, धीरे धीरे जाऊँगा, बैठते उठते बैठते उठते। तो वही समय हुआ है 11:51 और मैं जा रहा हूँ। चाबी जो जगह है वो 10 किलोमीटर और है यहाँ से, बाकी 9 किलोमीटर है शायद। मैं वापस से ऊंचाई पर आ गया हूँ, थोड़ी सी चढ़ाई आई थी, तो आप देख सकते हैं। अब जो लग रहा है कि ढलान आ गई है। हालांकि थक जाते हैं तो ढलान पे भी चलने में समस्या आती है, वो भी धीरे धीरे ही चलते हैं। ये देखिए यहाँ नीचे कोई सा गांव है शायद, यहाँ से कच्चा रास्ता गया था, वो शायद नीचे इस गांव के लिए जाता होगा। हालांकि हमें तो सीधा जाना है, तो चलते हैं भाई धीरे धीरे। मैं 10 मिनट बैठूंगा कहीं जगह देख के। इधर बैठ सकता था लेकिन ये बहुत गंदा हो रहा है, कपड़े ऑलरेडी बहुत गंदे हैं, और दूसरी बात क्या है, उधर धूप है, तो चलते चलते वैसे ही गर्मी लगाती है, तो थोड़ा सा छांव में बैठा जाएगा। तो ये जो आज का रास्ता है वो पूरा पहाड़ और जंगलों का रास्ता है। जो बीच में गांव भी आया था वो भी पहाड़ के ऊपर ही, चढ़ने के बाद जंगलों के बीच में ही था। तो मुझे लगता है हो सकता है मंडला तक ऐसे ही चले गया, पता नहीं, लेकिन ये पहाड़ ही है, पहाड़ है, जंगल है, बीच में 10 से 1 किलोमीटर चलते हो 10, 12, 14 किलोमीटर पे गांव आ जाता है कोई। भाई एक सज्जन ने पूछा है कि सुना है इधर बहुत सिद्ध संत होते हैं, क्या किसी सिद्ध संत से मिले हैं? ऐसे ही कुछ सवाल है, एग्जैक्टली नहीं याद मुझे। तो देखिए आपका सिद्ध संत से मतलब हो सकता है कुछ और हो, लेकिन अधिकतर जो इधर लोग जो सिद्ध संत बोलते हैं वो बोलते हैं भाई चमत्कारी संत को। और इधर बहुत सारे सिद्ध संत की समाधि मुझे मिली हैं, तो वो जब नहीं हैं तो उनके बारे में जगह जगह काफ़ी सारी चर्चाएं होती हैं कि वो सिद्ध संत थे। और एक बात जो उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने की, वो की है पानी को तेल बनाने का काम। तो अपने भंडारे वगैरह में तेल कम हो जाता था या नहीं होता था, तो वो पानी को डालते थे और तेल बन जाता था, और उससे भंडारा हो जाता था।
तो देखिए, दो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कोई बुरा मत मानिए प्लीज़। एक तो ये कि मुझे ऐसे सिद्ध संत से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं। ज्ञानी संत से मिलने में बिल्कुल इंटरेस्ट है, तो वो मुझे मिले हैं। सिद्ध संत से मिलने में इंटरेस्ट नहीं है। और मैंने एक बार बताया था कि जो नर्मदा परिक्रमा है, नर्मदा मैया कल्पवृक्ष की तरह हैं वो, जो आप चाहोगे, जो इच्छा होगी उसी को मल्टीप्लाई करती हैं वो। तो मेरी जो इच्छा है तो ऑब्वियसली उसी के हिसाब से ही होगा कुछ। तो जब मेरी इच्छा ही नहीं है ऐसे सिद्ध संत से मिलने की भाई, तो फिर मुझे कहाँ से मिलेंगे वो। बाकी जिन लोगों को ऐसे सिद्ध संत मिलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई कोई भी एक सिद्ध संत चाहें तो हमारे देश का उद्धार कर सकते हैं। भाई जैसे तेल बनाते हैं उसकी जगह क्रूड ऑयल बना दें। क्रूड ऑयल का कितना इंपोर्ट करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया हमारा जाता है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में, क्योंकि भारत में होता नहीं है उतना। और फिर उसके प्रोसेस करने के लिए बड़ी बड़ी रिफाइनरीज, संयंत्र लगाने पड़ते हैं। और फिर पेट्रोल डीजल कितना महंगा होता है, आम आदमी पर कितनी मार पड़ती है। तो और उसके कारण में क्या होता है, हमारा रुपया कमज़ोर होता है, रुपये पे दबाव आता है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है हमारा। एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। तो इंपोर्ट में सबसे बड़ा तो क्रूड ऑयल ही है, उसे हटा दें तो हम जो है, हम भी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा हमारा। तो अभी रुपया की कीमत देखिए, अब 72, 73 से 82, 83 के आसपास पहुँच गई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक साल में। तो कितना नुकसान होता है हमारे देश का। सारी गरीबी दूर हो सकती है अगर भाई पानी से क्रूड ऑयल बनने लगे। तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर किसी को ऐसे मिलें तो क्यों ना उस भाई वो देश का भला कर दें। एक भंडारे का भला करने से अच्छा है कि देश का ही भला कर दो, सारी गरीबी हटा दो, गरीबों का भला कर दो। एक छोटे से काम से तो हो सकता है सब कुछ। अब कोई कहेंगे कि भाई सिद्ध संत होते हैं वो सभी माया में मुँह में क्यों पड़ेंगे, ऐसा वैसा। तो भाई तो भंडारे में भी तो करने से क्या हो जाएगा, उसमें भी तो तेल बाज़ार से आ ही जाएगा बाबा। सिद्ध संत, ज्ञानी संत मुझे मिले हैं, बातचीत हुई है मेरी कई बार। एक दो बार मैंने वीडियो में भी बताया था कि नेचर से कैसे कनेक्ट करें, एक काफ़ी उनसे बात हुई थी, उनने बताया था। और परिक्रमा के बारे में, नियमों के बारे में भी कई लोगों से बात हुई है। देखिए, अधिकतर जो सिद्ध संत जो मुझे मिलते हैं, जिनसे मेरी बात होती है, वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति की होती है। वो आत्मा की प्यूरिफाई करने पर जोर देते हैं। वो कर्म कांडों पर नहीं देते। भाई अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के मिलते होंगे, मुझे जो भी मिले हैं उनने सब ने जो है अच्छे कर्मों पर जोर दिया है, पाखंडों पर जोर नहीं दिया। उनने अच्छे कर्मों पर जोर दिया है, अपनी आत्मा को शुद्धि पर जोर दिया है। और चाहे वो परिक्रमा के बारे में हो, चाहे वो जीवन में हो। और एक जो पिछली बार मैंने बात की थी, उनने बोला था कि भाई आपको पूरी तरह से डूबना होगा किसी चीज़ में अगर कुछ पाना है तो, चाहे वो भगवान हो, जो भी बोलें आप उसे, परमात्मा बोलें, ईश्वर बोलें, तो उसके लिए एक फिर से बात आती है। तो उनने लास्ट टाइम बोली थी भाई कि जो है नॉइस हटाना है। जो जो फालतू की चीज़ें होती हैं, एक फ्रिक्वेंसी है, आपको वहाँ पर केवल सुनना है, वहीं चलना है, बाकी सारी चीज़ों से, डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ों से दूर रहें। तो ठीक है, ये उस पर टॉपिक पे नहीं जाऊँगा मैं। तो कुल मिला के बात यही है कि भाई उस तरह के चमत्कारी सिद्ध संत तो मुझे नहीं मिले, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है मिलने का। हाँ, ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी संत ज़रूर मिले हैं, और मैंने कई बार चर्चा भी हुई है। और चाबी यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज मुझे भूख भी लग रही है। कई दिन में नहीं भोजन करता हूँ तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आज भूख लग रही है। थोड़ा लैक ऑफ एनर्जी फील हो रहा है अभी। तो क्योंकि कारण क्या है कि चाय वगैरह भी नहीं मिली काफ़ी देर से, सुबह ही पी थी शायद मैंने, ये कारण हो सकता है। और दोपहर में तो धूप नहीं भी हो, आज जैसे धूप आ रही है जा रही है, तो भी एक लैक ऑफ एनर्जी सी फील होती है, स्पीड कम हो जाती, कम चलते बनता है। फिर जैसे 3:30 4 बजेगा तो उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वो भी एक कारण है कि विश्राम भी नहीं किया है। 5-10 मिनट के लिए एक जगह बैठा था मैं, तो उससे क्या होता है, अगर आप 32-33 किलोमीटर चल लिए, 30 तो मैं चल चुका हूँ ऑलरेडी, तो फिर थकावट तो होगी थोड़ी सी। तो वहाँ पर भी एक आश्रम है, लेकिन आश्रम तो ऐसे हर्रा टोला में भी होना चाहिए था, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। तो यहाँ का कैसा है पता नहीं भाई, तो वहाँ जाके देखा जाएगा और बैठा जाएगा।
अगर पानी की व्यवस्था हुई तो फिर मैं ज़्यादा देर रुकूंगा, क्योंकि मुझे कपड़े धुलने हैं। तो जो भी है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम, और जगह का नाम है, और आज एक सज्जन ने कमेंट किया है कि कई लोगों को बीड़ी पीते भी देखा है, तो क्या वो बीड़ी नहीं छोड़ देना चाहिए, और क्या वो दान से लेके पीते हैं या ख़रीद के पीते हैं। भैया पता नहीं कैसे पीते हैं, कौन से पैसों से ख़रीद के पीते हैं सही बात है, और पीते हैं वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि वो अंदर ही पी लेते हैं, और बंद कमरे में ठंड लगती है तो बाहर जाते नहीं हैं, तो कमरे के अंदर पी लेते हैं, पूरे में भर जाता है स्मेल। जो नहीं पीता है उसे बहुत घुटन होती है, और कई बार बोलने के बाद जो संचालक हैं वो बोलते हैं साफ साफ, और फिर भी वो नहीं मानते हैं, और बड़ी बड़ी का वो पीने के बाद इधर उधर फेंक जाते हैं। तो ये भी एक वीडियो में शायद बात की थी, जो वो बाबा जी काफ़ी बोल रहे थे इस बारे में तब। तो है देखिए, लेकिन मैं बोलूँगा कि नहीं पीना चाहिए भाई, छोड़ दो, तो कोई यही बोलेगा कि तुम्हें क्या पता क्या है। जैसे भाई नॉनवेज वाली बात थी कल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जैसे एक सज्जन ने लिखा है कि 4 महीने के लिए भी छोड़ रहे हैं, 3 महीने के लिए, तो वो सेक्रीफाइस है। ठीक है, बिल्कुल है। मेरा सवाल वो था ही नहीं ना, मेरा सवाल उनके ऊपर था। मेरा सवाल तो केवल ये था कि भाई किसे छोड़ना चाहिए, किसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अच्छा लग रहा है कि सही है तो ठीक है, लग रहा है कि गलत है तो फिर वो गलत चीज़ को क्यों ना छोड़ दिया जाए। केवल ये सवाल था मेरा। तो ये भी देखिए अपनी अपनी चॉइस है, इंडिविजुअल, क्योंकि ये अपनी अपनी परिक्रमा है, और इसके नियम कौन मानेगा नहीं मानेगा, कैसे करेगा, किसकी परिक्रमा सही मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, ये कौन फैसला करेगा भाई, तो मैया करेगी। तो ये बड़ा ही एक ऐसा एरिया है कि सबकी अपनी अपनी परिक्रमा है भाई, जिसे जैसे करना है वैसे करो। तो दूसरों पर ध्यान देने से अच्छा है कि हम अपने ऊपर ही ध्यान दें। तो मैं तो वही करता हूँ, बस बीच बीच में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो बातें कर लेते हैं। बट इसका उद्देश्य ये नहीं है कि भाई किसी को अपन नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो नॉनवेज जाके खाने वाले हैं तो वो ऐसे हैं। नहीं भाई, एक तरीके से उनने छोड़ के आए हैं तो भाई अच्छी बात है ना ये। तो केवल बात थी कि क्या सही है क्या नहीं है, तो इसलिए वो मुद्दा उठाया था। तो ऐसे ही बीड़ी का भी है, देखिए बीड़ी नुकसान तो करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, और नुकसान करती है। तो अगर आपके पास मौका है, कोशिश करें छोड़ने की, तो फिर क्यों नहीं छोड़ सकते। तो कोशिश तो करनी चाहिए, बट लोग कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसे तो परिक्रमा में बंधु एक जगह पड़ती है शूलपाणेश्वर। आपने अगर मेरे वीडियो देखे तो आपको वो जगह मिली होगी, मैंने शायद ये बोला भी होगा कि कोई भी बुरी आदतें होती हैं, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू वगैरह ये सब, तो वहाँ पे मैं ये मानता है कि आप वहाँ पे रख दीजिए वो चीज़ जो भी आपके पास बची है, और फिर उसका उपयोग मत करिए, और आपकी आसानी से छूट जाएगी। ऐसी मान्यता है, ठीक है। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए ऑब्वियसली। तो कई लोग करते हैं ऐसा, तो जो चाहें वो छोड़ सकती हैं कोशिश करने पे, लेकिन जो नहीं चाहता आप उसके लिए क्या करेंगे। और सिद्ध संत में एक कैटेगरी वो भी है जिनके बारे में कि बोला जाता है कि वो कहीं भी आ जा सकते हैं, एक ही समय पे एक जगह से ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसी हिमालयन संतों के बारे में काफ़ी बातें की जाती हैं कि हिमालय में जो है भाई देखिए, ये तो फिजिक्स और उसका जो लॉ है वो उसके हिसाब से हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है नहीं हो सकता, ये साइंटिस्ट्स में बहस चलती रहती है, ठीक है। तो होता है नहीं होता, आत्मा होती है नहीं होती, आत्मा शरीर से अलग हो सकती है या नहीं हो सकती, ये कौन जानता है भाई। योग से इससे जो है आप ध्यान लगाने से, मेडिटेशन से खुद से आत्मा को अलग कर सकते हैं, या एक से दूसरा। तो ये बहुत सारा है, देखिए ऐसे टॉपिक है कि इसके बारे में भी कुछ बोल नहीं सकते आप, क्या होता है क्या नहीं होता। बहुत सारी किताबों वगैरह में मिलता है चीज़ें, हिमालय में साधु थे, होते हैं। कई लोग बोलते हैं अभी भी कि भाई हिमालय में अभी भी कई गुप्त जगह हैं जो दिखती नहीं है लोगों को, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत हैं, सिद्ध संत हैं। देखिए हमने जो नहीं देखा वो नहीं देखा, भाई होते होंगे, हमें नहीं पता, हमें नहीं मिली अब तक।
लेकिन वो फिर भी एक पॉसिबिलिटी है, मैं रखूँगा इसको कि भाई एक जगह से आत्मा को अलग करना या वो, दैट इज़ स्टिल अ पॉसिबिलिटी। इसकी अपेक्षा कि भाई तेल बना दो पानी को तेल बनाने से वो है, वो मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है कि वो शायद होता हो। ये ऐसे चमत्कार हैं तो दूसरों का भला करने में उपयोग करना चाहिए अगर किसी को आता है तो। और मैं 1 किलोमीटर तो चल लिया हूँगा जब से। फिर से थोड़ी चढ़ाई आ रही है भाई। तो भाई ये था उपकेश्वरी आश्रम, और यहाँ पर लिखा तो था कि रहने और भोजन की व्यवस्था, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं है। मैं गया था तो बोले नहीं भोजन नहीं है, तो हो सकता है शाम को भोजन मिलता हो। खैर जो भी है, अब भोजन नहीं है तो भोजन नहीं है, अब क्या करोगे, आगे बढ़ेंगे कहीं बैठेंगे। तो ये है भाई चाबी गांव। आश्रम वाले भाई साहब ने भोजन तो छोड़िए, चाय तक नहीं पिलाई। कोई बात नहीं। मुझे बैठना था थोड़ा, फिर मैं बैठा नहीं वहाँ पर। मैंने सोचा कि थोड़ा आगे बैठा जाएगा कहीं। तो आश्रम क्या है, गांव वालों द्वारा चलाया जा रहा था, तो किसी को नियुक्त किया होगा उन्होंने खाना वाना बनाने के लिए। तो भाई नर्मदे हर। तो दोस्तों मैं जब बोल ही रहा था भोजन की, आगे बढ़ रहा था, तो बाबा ने आवाज़ दी एक ने, और ये यहाँ से घर नहीं दिखेगा, इसके पीछे है। तो मैं गया तो उन्होंने काली चाय दी और एक बिस्कुट का पैकेट दिया। तो बोला बाबा भोजन किए, तुमने बताया नहीं भोजन नहीं हो पाए यहाँ। तो बोले बाबा भोजन तो नहीं है हमारे यहाँ, नहीं बचा है, लेकिन दाल चावल हैं अगर आप खाना चाहें तो हमने कहा बिल्कुल खा लेंगे भाई। तो जो है दाल चावल खाए उनके यहाँ। मुझे लगता है मैं चावल अवॉइड कर रहा था, तो मैया ने रिमाइंड करा दिया कि भाई जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। खैर दिन में तो ठीक है, रात्रि में थोड़ा चावल से ऐसा लगता है कि सर्दी जैसे हो जाती है, तो इसलिए कोशिश करते हैं अवॉइड करने की, और कोई बात नहीं है। फिर तो जो मिलता है वो ले लेते हैं भाई। और काफ़ी भीड़ भाड़ है इस गांव में, लगता है जैसे कोई बाजार लगा हो शायद, इधर का हाट बाजार ऐसा कुछ लग रहा है। बकरे का नजारा लगे ना, देखिए जलेबी बिक रही हैं। कपड़े भी बिक रहे हैं भाई ठेले पे, सब्जी तो फिर बिकती ही है। और ये वो मिठाई है जो एक सज्जन ने खिलाई थी मुझे, जो एक गांव में रुका था मैं, मंडला वाले रास्ते में, किनारे वाले रास्ते में, जो पहले दिन, तो यही मिठाई थी वो। क्या करते हैं, आटे की बनाते हैं, आटा को सेकते हैं शायद, उसके फिर उस पर जो है ऊपर से चाशनी लगा के सुखा देते हैं। और मैंने पूछा उनसे कि आगे आश्रम कहाँ है, तो बोले गुप्त गंगा में है, और दूरी 9 किलोमीटर बताई, 9-10 मान लीजिए। तो अगर 10 तक है तो अभी, तब 2:45 थे, अभी 2:50 हो गया है, तो परफेक्टली फ़ाइन है मेरे लिए। आराम से भी जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा 5 से 5:30 के बीच। और अगर ज़्यादा थोड़ा इधर उधर भी हो गया तो अभी 6 बजे तक तो पहुंच ही जाऊंगा, तो कोई रिस्क नहीं है। तो भाई बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। ये है ग्राम पंचायत खेरीमाल, और मैं बस स्टॉप पर बैठ के थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ा जाएगा।
तो ये है गांव खलडे गिठौरी, खलडे गिठौरी लिखा हुआ है। तो छोटा सा गांव था, आसपास होगा बाकी बसाट शायद। इधर हैं कुछ कुछ घर। तो यहाँ से गूगल मैप के अनुसार 3.1 किलोमीटर है गुप्तगंगा, और जगह का नाम कुछ और है। गुप्तगंगा जगह नहीं मिली मुझे, गुप्तगंगा के नाम से 2 मंदिर मिले हैं, गुप्तगंगा हनुमान मंदिर और एक और कोई सा मंदिर है। तो बस मैंने वही सर्च मारा, और मैं जो चाबी में सज्जन ने बोला था 9-10 किलोमीटर, तो उसके सहारे चलो टाउन के शायद वहीं होगा आसपास। तो वहाँ तो मैं 5:10 के आसपास में पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि अब 5 मिनट बैठा था मैं इधर और चल दिया हूँ। अभी 4:31 हो रहा है। 3 किलोमीटर में 36 मिनट लगभग चलता रहूँगा, तो वही 5:10 के आसपास पहुँच जाना चाहिए अगर वही जगह। अगर थोड़ा आगे पीछे हुआ, पीछे तो नहीं होगा, 1-8 किलोमीटर बाद हुआ तो भी कोई बात नहीं भाई, तो भी सूर्यास्त के काफ़ी पहले ही पहुंच जाएंगे। होप कि वहाँ है। समस्या तब हो जाती है जब अगर वहाँ कोई बोल दे कि नहीं भाई 6 किलोमीटर आगे है, तो फिर आप फंस गए, क्या करेंगे। खैर ठीक है, पीछे भी बहुत समय से कुछ था ही नहीं, तो चाबी के बाद से अब क्या करोगे आप, तो जाना तो पड़ेगा ना। और जो मैं आज बोल रहा था सदाव्रत का कि 20% है, उसका मतलब ये नहीं था कि टोटल 20% है। देखिए, अगर टोटल आप नंबर आश्रम की कितनी संख्या है या कहाँ कहाँ सदाव्रत मिलता है ऐसे काउंट करेंगे तो कम से कम 60-70% के ऊपर होंगे फिर सदाव्रत। मिनिमम 50% तो मान ही लीजिए, बल्कि 70% ही है। लेकिन उसका असर कम होता है। कैसे असर कम होता है, मान के चलिए गाँव है, यहाँ पर एक अन्य क्षेत्र है और एक सदाव्रत है, तो सदाव्रत में तो कोई जाता ही नहीं है, अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे कोई शहर है, तो कई जगह हमने देखा है पास पास में होते हैं, तो उस क्षेत्र में सारे लोग चले जाते हैं अन्य क्षेत्र में। अब जो है सदाव्रत ऐसी है कि बहुत ही कम लोग जाते हैं, कुछ ग्रुप के होती हैं जो कभी कभार वंस इन अ व्हाइल उन्हें लगता है नहीं आज तो बना के खाएंगे, या खिचड़ी बनने की चावल मिलने की संभावना है, तो फिर वो चले जाती हैं। तो इस तरह से जहाँ पर आपको, या फिर क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ सदाव्रत है और 3 किलोमीटर आगे अन्य क्षेत्र है, तो लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो मैंने वो बताए थे कि जहाँ पर आपको वाकई आसपास कुछ नहीं है और आपको रुकने की संभावना है और बनाना पड़ेगा, तो ऐसे लगभग 20% जगह आप मान लीजिए। हो सकता है उससे कम ही फंसे हैं आप, लेकिन 20% के आसपास आप ऐसा चांस बन सकता है आपका कि जहाँ पर आपको भोजन पकाना होगा, सदाव्रत ऑप्शन मिलेगा आपको। तो ये है, अगर आप सही से मैनेज करते हैं दूरी के हिसाब से, अन्य क्षेत्र वगैरह देख के जानकारी लेके तो। और अगर आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप एक फिक्स दूरी चल रहे हैं या कुछ भी, तो फिर आपको सदाव्रत काफ़ी सारे मिलने की संभावना है। ये मैं उन सज्जन के जवाब में बोल रहा हूँ जिन्होंने क्वेश्चन किया था। नर्मदे हर। तो दोस्तों देखिए, सूर्य देव कभी काफ़ी ऊपर हैं, क्योंकि सामने पहाड़ है तो थोड़ी ही देर में वो दिखेंगे नहीं, लेकिन सूर्यास्त में भी काफ़ी समय है और समय हो रहा है अभी 5:09, और मैं लगभग पहुंच चुका हूं। यहाँ से आगे बताया है मुझे, आगे कहीं लेफ़्ट में मुड़ के जाना है, तो और मालूम करूँगा। कुल मिला के पास में ही है, आधा किलोमीटर के अंदर अंदर ही है जो कुछ भी है, तो वहीं रुका जाएगा। मालूम करते हुए आगे जाऊंगा। कुछ आवाज़ भी आ रही, हो सकता है कुछ हो रहा हो मंदिर पे। और ये रहा मेरा आज का आसन। तो दोस्तों ये है गुप्त गंगा
तो यहाँ पर हम कपड़े वगैरह धुलेंगे और हो सकता है स्नान भी करें, और कुछ नहीं हुआ आगे तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।